ब्राह्मण की बेटी ए। ब्राह्मण की बेटी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकरण 1। मोहल्ले में घूमने फिरने के बाद रासमणी अपनी नातिन के साथ घर लौट रही थी। गांव की सड़क कम चौड़ी थी। उस सड़क के एक और बंधा पड़ा मेमना, बकरी का बच्चा, सो रहा था। उसे देखते ही बुढ़िया नातिन को चेतावनी देने के स्वर में सावधान करती हुई बोली, ए लड़की, कहीं आंख मीचकर चलती हुई मेमने की रस्सी लांदने की मूर्खता न कर बैठना। अरे यह क्या, लांद गई? तू भी हरामजादी बिना ध्यान दिए चल देती है। क्या तुझे रास्ते में बंधी बकरी दिखाई नहीं देती? नातिन बोली, दादी, बकरी तो सो रही है। तो क्या, सो रही बकरी की रस्सी टापने में दोष नहीं लगता? तुझे क्या इतना भी मालूम नहीं कि मंगल और शनि के दिन रस्सी लांधने का परिणाम अनर्थ होता है? काहे का अनर्थ होता है? यह सब बेकार की बातें हैं। तिलमिला उठी दादी बोली, ब्राह्मण के घर में जन्मी 9-10 साल की हष्टपुष्ट लड़की के पास बुद्धि का अभाव लगता है, इसीलिए वह इतना भी नहीं जानती कि मंगल और शनि के दिन बकरी की रस्सी को नहीं लांधना चाहिए। उल्टे मुझे समझाती है कि यह बेकार का वहम है। इन मरों की बकरी पालने के शौक के मारे तो लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। सड़क के बीच बकरी को बांधने वाले भी कितने मूर्ख हैं। वे यह नहीं सोचते कि बेचारे बच्चे अनजाने में रस्सी लांध जाते हैं। क्या उन्हें बच्चों के हित का भी ध्यान नहीं आता? लगता है जैसे उनके बच्चे हैं ही नहीं, तभी तो वे सोच विचार नहीं कर पाते। अचानक रासो की नजर बकरी को हटाने जा रही दूल्हे जाति की एक 12 वर्षीय लड़की पर पड़ गई। उस पर बरसती हुई बुढ़िया बोली, अरे तू कौन है? तू दूर हटकर क्यों नहीं चलती? कहीं मेरी नातिन से तेरा आंचल छू तो नहीं गया? लगता है कि तुझे ठीक से सुनाई दिखाई नहीं देता। घबराई हुई दूल्हे की लड़की धीमे स्वर में बोली, दादी जी, मैं तो स्वयं आप लोगों से बचकर चल रही हूँ। तुझे इधर से गुजरने की अनुमति किसने दी है? यह बकरी भी शायद तेरी है। तुम कौन जात के हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? दादी जी, हम लोग दूल्हे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। अरे मेरी नातिन को कहीं छू तो नहीं दिया? बेचारी को असमय में स्नान करना पड़ेगा। नातिन बोली, दादी, इसने मुझे नहीं छुआ है। रसमणी उत्तेजित स्वर में नातिन को डांटकर बोली, क्या मैंने तुझसे कुछ पूछा है? मुझे इस लड़की का आंचल तुझसे छुआ लगा है। जा, घर में घुसने से पहले नदी में स्नान करके आ। इन नीच जाति वालों की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण उच्च जाति वालों का जीना हराम हो गया है। दूल्हे की लड़की को डांटती हुई बुढ़िया बोली, हरामजादी, अपने मोहल्ले से बकरी बांधने के लिए ब्राह्मणों के मोहल्ले में आने की बात तेरी समझ में नहीं आई? डरी और लज्जित हुई लड़की ने मेमने को छाती से चिपकाकर कहा, मैंने किसी को नहीं छुआ है। ठीक है, किंतु इस मोहल्ले में तेरा आना कैसे हुआ? दूस किसी घर की ओर अंगुली का संकेत करते लड़की ने कहा, मेरी नानी द्वारा मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल देने पर उन महाराज जी ने अपने घर के पिछवाड़े हमें रहने को स्थान दिया है। किसी भी कारण से किसी की दुर्गति के मामले में प्रसन्न होने वाली तथा रुचि रखने वाली रासमणी प्रसन्न हो उठी और पूर्व कहनी को जानने की इच्छा से बोली, तुम्हारी नानी ने तुम लोगों को कब निकाला? परसों रात को। तो क्या तू एकौड़ी दूल्हे की छोकरी है? अरे बताती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि तेरे बाप के मरते ही तेरी बुढ़िया नानी ने तुम लोगों को नर से चलता किया है। तुम छोटी जाति वालों का बेड़ा गर्क हो, अब क्या तुम लोग ब्राह्मण के मोहल्ले को भ्रष्ट करोगे? तुम लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा? तुम्हारी माँ को कौन इस मोहल्ले में लाया है? ऐसी मूर्खता रामतनु के दामाद के सिवाय और किसी के द्वारा तो की नहीं जा सकती।
साला घरजमाई बनकर ससुर की संपत्ति पर ऐश कर रहा है। पता नहीं साला क्या सोचकर भंगीचमारों को इस मोहल्ले में ले आया है। इसके बाद रासमणी ने संध्या को आवाज दी, बेटी संध्या, क्या घर में ही हो? खाली पड़ी धरती के उस ओर रामतनों के घर की खिड़की है। उस खिड़की से बाहर मुंह निकालकर 19-20 वर्ष की एक सुंदर सलोनी लड़की बोली, कौन पुकार रहा है? रासमणी को देखकर, अरे नानी है, कहती हुई संध्या घर से बाहर आ गई और बोली, बात नानी, क्यों शोर मचा रही हो? रासमणी बोली, बिटिया, तेरे नाना तो कुलीन ब्राह्मण थे। तेरे बाप को यह क्या सूझी जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में शूद्रों को बसा दिया? क्या यह सब निंदनीय कार्य नहीं है? इसके बाद अपने गाल पर हाथ रखकर हैरान प्रकट करती हुई नानी संध्या से बोली, जरा अपनी माँ को इधर भेज। देखती हूँ कि जगद्धात्री इन्हें निकालने को सहमत होती है तो ठीक, नहीं तो चटर्जी भैया से जाकर गुहार लगाऊंगी। पता चलेगा कि नामी ग्रामी जमींदार भी कुछ करते हैं या नहीं। संध्या ने चकित भाव से पूछा, नानी, किसे निकालने को परेशान हो रही हो? अपनी माँ को बुला, उसके सामने सारी बात कहूंगी। इसके बाद अपनी नातिन की ओर संकेत करती हुई रासमणी ने कहा, यह लड़की मंगल के दिन बकरी की रस्की लांद गई और दूल्हे की लड़की से छू गई। संध्या ने बुढ़िया की नातिन से पूछा, क्या तुझे दूल्हे की लड़की ने छू लिया था? सहमी हुई बुढ़िया के पास खड़ी दूल्हे की लड़की ने उत्तर दिया, दीदी मैंने किसी को नहीं छुआ। रासमणी की नातिन ने भी समर्थन में कहा, मुझे किसी ने नहीं छुआ। क्रोध से उत्तेजित रासमणी दोनों को डांटती हुई बोली, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने अपनी आंखों से देखा कि दूल्हे की लड़की का आंचल तुझसे छुआ है। नातिन बोली, नहीं नानी, वह मुझसे दूर थी। रासमणी बिगड़ उठी और चिल्लाकर बोली, हरामजादी, झूठ बोलती है। जाओ नदी में नहाकर आओ, घर चलने पर मैं तेरी खबर लेती हूँ। संध्या हंसकर बोली, नानी, नहीं छुआ तो असमय में बेचारी को क्यों नहाने पर विवश कर रही हो? जली भुनी रासमणी बोली, लड़की को नहाना ही पड़ेगा, किंतु तेरे पिताजी ने अपने ही मोहल्ले में शूद्रों को बसाकर कौन सा पुण्य कर्म किया है? धर्जमाई को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसके ऐसे कार्य का भला कौन समर्थन करेगा? अपने पिता के विरुद्ध बुढ़िया द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से क्षुब्ध होकर संध्या तीव्र स्वर में बोली, हम अपने घर में कुछ भी करें, हमें कौन रोक सकता है? मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? किसे क्या कष्ट हो रहा है? यह देखना हो तो मुझे चटर्जी बाबू को सारी बात बतानी होगी। संध्या बोली, नानी, तुझे किसने रोका है? जिसे कहने को तेरा जी चाहे कह दे। वह बड़े आदमी है तो क्या हुआ? क्या हम किसी से उधार मांग कर खाते हैं? रासमणी आप से बाहर होकर बोली, देखो इस छोटी सी छोकरी की कितनी लंबी जबान है। मैं गोलोक चटर्जी को कहने की बात कह रही थी। तुम लोगों ने शायद उनके महत्व को पहचाना नहीं। कोलाहल सुनकर जगद्धात्री बाहर आ गई। उसे देखकर रासमणी अग्नज्वाला के समान धधकने लगी। अपनी चीख और चिल्लाहट से सारे मोहल्ले को सुनाती हुई रासमणी बोली, जगद्धात्री, तुझे पता है कि तेरी लड़की के विचार कितने उच्च हैं? खूब पढ़ी लिखी है ना? कहती है कि इस गोलोक चटर्जी की कोई परवाह नहीं है। क्या हम उनके बाप दादा का रिया खाते हैं, जो हमारा दाना पानी बंद कर देंगे या हमें गांव से बाहर निकलवा देंगी? हमने शूद्रों को इस मोहल्ले में स्थान देकर कुछ भी बुरा नहीं किया है। कोई बड़ा होगा तो अपने लिए होगा। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कुपित और चकित हुई जगद्धात्री ने तीखे स्वर में लड़की से पूछा, क्यों री, क्या तूने यह सब कहा है? संध्या बोली, मेरे कहने का अभिप्राय किसी को अपमान करना नहीं था। हाथ मटकाती हुई रासमणी बोली,
तो क्या उनका सम्मान कर रही थी? अरे कहाँ है, तो मुकरती क्यों है? अचानक रासमणि अपनी उग्रता छोड़कर मुद्रिस्वर में बोली, जगत धात्री, मैंने तो शास्त्र की बात कही थी कि मेरी नातिन ने मंगल के दिन बकरी की रस्सी को लांदकर ठीक नहीं किया। इस पर संध्या ने पूछा, बीच सड़क पर किने बकरी बांध रखी थी? मैंने इसे बताया कि यह दूल्हे की लड़की का काम था और उसी का आंचल मेरी नातिन को छू गया। मैं अपनी नातिन को नहाने को कह रही थी। मैं संध्या से बोली, बेटी, यदि तेरे बाबूजी इन दुलेड़ों को इस मोहल्ले में न वसाते तो यह अनर्थ क्यों होगा? छोटी जात वालों को भला आचार विचार का ध्यान कहाँ रहता है? बूढ़े गोलोक चटर्जी प्रायः उधर से आते जाते हैं। उन्हें पता चलेगा तो वह क्रुद्ध हो जाएगा। जगत धात्री, मैंने केवल इतना ही कहा, इस पर तेरी लड़की ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। खाली पीटने की कसर रह गई है। क्या बड़ों के सामने लड़की का ऐसे असभ्य वचन मुंह से निकलना अच्छी बात है? क्या लड़कियों को यह शोभा देता है? माँ ने क्रुद्ध स्वर में बेटी से पूछा, क्या तूने यह सब कहा है? लड़की द्वारा इनकार किए जाने पर उत्तेजित माँ बोली, तो क्या तुम्हारी नानी झूठ बोल रही है? रासमणि भी क्रोध से उबलने लगी और बोली, ऐ छोकरी, बोलते वक्त जो मुंह में आया बोलती गई है और अब मुकरती है कि मैंने नहीं कहा। क्या मैं तुम्हारी शत्रु हूँ जो तुम पर मिथ्या आरोप लगाऊंगी? संध्या धरा गई, फिर भी संभलकर बोली, माँ, तुझे अपनी बेटी पर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी दृष्टि में नानी अधिक प्रामाणिक है तो उसी की मानो। यह कहकर संध्या किसी अन्य प्रश्न को दागे जाने की आशंका से जल्दी से खुले दरवाजे से भीतर चली गई। दोनों महिलाएं लड़की के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर विस्मित हुई, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इस बीच दूल्हे की लड़की भी मौका देखकर मेमने को छाती से चिपकाकर वहां से भाग खड़ी हुई। जली भूनी रासमणि कठोर शब्दों में बोली, कहना अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। अब तो तूने अपनी आंखों से अपनी लड़की की करतूत देख ली। यदि कहीं ऐसी तेज न होती तो क्या कुलीन परिवार की लड़की अभी तक कुमारी बैठी रहती? इसकी आयु की लड़कियां तो 4-5 बच्चों की मां बनी बैठी है। जगत धात्री भला क्या उत्तर देती? उसकी चुप्पी से रासमणि भी शांत हो गई। फिर थोड़ी देर में बोली, जगत धात्री, मैंने सुना है कि चक्रवर्ती का छोरा अब भी तेरे घर आता रहता है, तूने उसे छूट दे रखी है। क्या यह सब सत्य है? जगतधात्री चिंता और संकोच से मुंह न खोल सकी। रासमणि बोली, कुलीन की अम्मा ने जब मुझे यह सब कहा तो मैं उससे लड़ पड़ी। मैंने कहा, हरिहर बनर्जी की नातिन और रामचंद्र की लड़की जगतधारी क्या कभी किसी शूद्र के छोकरे को अपने घर में घुसने दे सकती है? जगतधारी तो कायस्थों के घर पैर रखने से घबराती है, कोई शूद्र लड़का उसके घर में घुसने का साहस कैसे कर सकता है? अपना ही चाहने वाली तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील इस बुढ़िया के सामने जगतधात्री भला कैसे मुंह खोलती? कोमल और धीमे स्वर में बोली, मौसी, तुम तो जानती हो कि बचपन से उसका हमारे घर में आना जाना है और वह मुझे चाची कहकर पुकारता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु एकदम रोकना भी तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कभी कब भूले भटके साल 6 महीने एकाध बार ही आता है। फिर बिना माँ बाप के अनाथ छोकरे पर दया भी आ जाती है, इसीलिए मुंह से न कहते नहीं बनता। सुनकर उफनती हुई रासमणि बोली, जगतधात्री, मैं तो ऐसी दया और सहानुभूति का समर्थन नहीं करती। मैं तो इसे भर्त्सनायोग्य ही कहूंगी। क्रोध की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से रासमणि कांपने लगी थी। बड़े प्रयत्न से अपने को संभालने के उपरांत वह बोली, उस मंचले छोकरे को शायद तू भोला भाला और मासूम समझती है। तुझे मालूम नहीं कि वह कितना बदमाश है।
ऐसा पाजी पूरे इलाके में दूसरा नहीं होगा। चटर्जी बाबू ने छोरे को बुलाकर वजीफे का प्रलोभन छोड़कर शरीफ आदमी की तरह रहने के लिए खूब समझाया था। उन्होंने विलायत जाने की जिन न करने को बहुत कहा, किंतु उसने उनकी कहाँ सुनी। बूढ़े का मजाक उड़ाता हुआ छोकरा बोला, विलायत जाने से जाति भ्रष्ट होती है तो हो जाए। मैं गोलोक की तरह भेड़बकरियों को विलायत भेजकर पैसा नहीं कमा सकता और न ही मैं अपने समाज का शोषण कर सकता हूँ। यह सब कहकर बुढ़िया बोली, गोलोक जैसे परम वैष्णव को खरी खोटी सुनाने वाले का तो मुंह नोच लेना चाहिए था। गोलोक सीधा आदमी है न, नहीं तो दो चार जड़ दिए होते और बामबाजू तोड़ दिए होते। जगतधात्री बोली, मौसी मैंने तो अरुण को कभी किसी की निंदा अथवा चुगली करते नहीं देखा। तो क्या मैं और चटर्जी भैया झूठ बोलते हैं? तुम लोग झूठ क्यों बोलने लगे? मैं तो लोगों की सामान्यता किसी बात को बढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति की बात कर रही थी। जगतधारी, क्या लोगों के पास केवल दूसरों की चर्चा करने का ही एक काम रह गया है? विलायत जाकर किसने कौन सा किला फतेह कर लिया? वहां से किसानों की विद्या के सीख आने पर हंसी आती है। क्या अपने देश में किसान, नदी या खेती नहीं होती जो इसे सीखने के लिए विलायत जाना आवश्यक था? अब उससे पूछो कि क्या वह हल चलाएगा? राम राम, ब्राह्मण जन्म को बेकार गंवाने से पहले उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? जगतधात्री को अब यह चिंता सताने लगी कि मौसी की ऊंची आवाज को सुनकर तमाशा देखने की शौकीन मोहल्ले की स्त्रियों का कहीं जमघट न लग जाए। यह शांत स्वर में अनुरोध करते हुए बोली, मौसी बाहर खड़ी थक गई होंगी, भीतर चलकर आराम से बैठो ना। नहीं, काफी देर हो गई है, अब बैठने का समय नहीं है। नातिन को नहलवाना भी तो है। हरामजादी दूल्हे की छोकरी उसे छुकर भ्रष्ट जो कर गई है। नातिन बोली, दीदी जब तू बातें कर रही थी उसी बीच वह निकल गई है, किंतु उसने मुझे छुआ बिल्कुल नहीं। फिर मुकर रही है, शैतान छोकरी। हाँ जगतधात्री, देखो तुमसे कहे जा रही हूँ, अपने मोहल्ले में शूद्र को बसाना अच्छी नहीं। जमाई राजा को बता देना। मौसी अवश्य कहूंगी। कहना भी क्या, इन्हें कल ही निकाल बाहर करती हूँ। इनके रहने से अपने को भी कम परेशानी नहीं है। ये लोग रहेंगे तो तालाब का पानी बिगाड़ेंगे, फिर शाम सवेरे इनका दिखाई देना भी तो शुभ नहीं। प्रसन्न होकर बुढ़िया बोली, बेटी अपनी जाति और अपने धर्म को बचाने के लिए इनका अलग रहना ही अच्छा है। आजकल के लड़के लड़कियां इस बात को न समझें तो क्या किया जा सकता है। उस दिन गोलोक चटर्जी मुझे कहने लगे कि संध्या का बाद अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा है। रासो इन्हें समझा, लड़कियां पढ़ने लिखने लगी तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। डर से कांपती हुई जगतधात्री बोली, क्या सचमुच चटर्जी मामा यह सब कह रहे थे? अरे गांव के मुखिया और समाज के प्रधान को तो यह सब कहना ही पड़ता है। अब मुझे ही देखो, मेरे काला अक्षर भैंस बराबर है, परंतु फिर किस शास्त्र की जानकारी मुझे नहीं है। है कोई माई का लाल जो यह कह सके कि रासमणी का एक भी कोई आचरण शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है? इसे ही देख लो। लल्ली द्वारा बकरी की रस्सी को लांदते देखकर मैंने उसे टोका और कहा, अरे लड़की, मंगल के दिन तू यह कैसा अनर्थ कर रही है? क्या किसी पंडित में मेरी बात को काटने का दम है? मैंने अपने माँ बाप से यह सब सीखा है। हाँ, अपनी नई रोशनी में पली लाडली से पूछो, क्या उसे इस तरह की बातों की थोड़ी भी जानकारी है? जगतधात्री ने कहा, मौसी थोड़ी देर बैठोगी तो लड़की को बुलाऊंगी। रासमणी देर हो जाने की बात कहकर नातिन को आगे करके चल दी, किंतु दो चार डग भरने के बाद लौट पड़ी और बोली, जगतधात्री, ऐसे श्रेष्ठ वर को हाथ से जाने दिया तूने? मौसी, अभी हाथ में तो रखा हुआ है, किंतु एक तो संपत्ति के नाम पर उसके पाक घरद्वार कुछ भी नहीं है, दूसरे उसकी आयु भी कुछ अधिक है।
चकित होकर रासमणी बाली, उसके पास घर संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारा कोई लड़का तो है नहीं, लड़की भी यही एक है, फिर किसे देना है? इसी लड़की और दामाद को ही तो अपना सब कुछ देगी। कुलीन परिवार के लड़के की भी आयु कभी देखी जाती है? 40-42 भी कोई आयु है क्या? तू जानती है न कि वह रसिकपुर के जयराम मुखर्जी का देवता है, देवता। जगतधारा, लड़के की उम्र तो देख रहा हो, किंतु क्या अपनी लड़की की उम्र पर भी ध्यान दिया है? यदि अब भी नाजंत्रा कदी रहोगी तो क्या लड़की कुमारी नहीं रह जाएगी? जगतधात्री बोली, मौसी, अकेले मेरे चाहने से क्या होता है? लड़की का बाप भी। पूरी बात सुनने का धीरज न दिखाती हुई रासमणी बीच में बोल उठी, लड़की का बाप क्यों नहीं मानेगा? जब उसका विवाह हुआ था तो उसके पास कौन सी संपत्ति थी? फिर तुम्हारे घर में अरुण का आना जाना, पूरा पूरा दिन डटे रहना, सुना है कि हुक्का पानी भी चलता है। जवान लड़की के घर में रहते ये लक्षण अच्छे नहीं। अच्छा घरवर मिल जाने पर देर करना समझदारी नहीं। सोचकर देखो, तुम्हारी छोटी बुआ गुलाबी सारी आयु कुमारी ही रह गई ना। तेरे बाप की दोनों बड़ी और मझली कुनारी रह गई। तेरे माँ बाप ही काशी जाकर न रहने लगते तो तुम्हारा विवाह कहाँ से होना था? काशीवास करती समधिन को जो ही सही घरवर मिल गए, त्यों ही उसने तुम्हारे हाथ पीले कर दिए। बीच में कोई टांग न अड़ाए, यह सोचकर उसने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। अब मानती है या नहीं, उसने अच्छा किया, नहीं तो कौन जाने विवाह होता या न होता। अब तू ज्यादा सोच विचार मत करना, जल्दी से लड़की को उसकी ससुराल पहुंचा दे। इसके बाद नातिन से बोली, चल बेटी चल, देर हो गई है। जगतधात्री, और अधिक कहने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें सावधान करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। देख, खिंचतान से ज्यादा मलेजोर बढ़ाने, लड़की के साथ उसका हंसी मजाक करने देने का परिणाम सुखद नहीं होगा। गांव में बात फैल गई तो लड़का मिलना कठिन हो जाएगा। यह तो तुम भली प्रकार जानती हो कि लोगों को दूसरों के घर को फूंक कर तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार बड़बड़ाती हुई रासमणी नातिन को आगे करके जा रही थी कि जगतधात्री ने उसे रुकने के लिए आवाज दी और बोली, टोकरी भर बैंगन लौकी आए हैं, 2-4 लेती जा। जरा रुक, मैं भीतर से लाती हूँ। जगतधात्री के भीतर जाने पर रासमणी बोल उठी, अच्छा अभी से बैंगन आने लगे। नाइन की ओर उन्मुख होकर रासमणी बोली, अरे खंभे की तरह स्थिर खड़ी है, भाग के जा और बैगन लेकर आ। अच्छा, तब तक मैं धीरे धीरे चलती हूँ, जल्दी से लौट के आ।